हाँ देखिए, ये द्विघात का आपका लास्ट टॉपिक आज चल रहा है। इसके बाद जो भी सूत्र था वो सब कुछ मैंने आपको बतला दिया है। कल संडे है, कल आएंगे आप। इस अध्याय से आपका जो भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद तुरंत टेस्ट लेंगे। केवल इसी लेसन से, केवल द्विघात से ही समीकरण सवाल रहेंगे आपके सामने। कल सुबह 7 बजे आना है, 7 से 10 मॉर्निंग। आइए, हमारी जो टॉपिक है ऊपर लिखी गई है, मूलों की प्रकृति। बात नहीं, मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है? जो भी द्विघात समीकरण हमारा होता है, कोई भी द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, तो आपकी टॉपिक जो है आज की बताया जा रहा है कि हमको पढ़ना है मूलों की प्रकृति। और आपको बतला दिया गया है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का आशय उस समीकरण के हल से होता है। तो द्विघात समीकरण अगर कोई दिया रहेगा तो उसके मूल यानी उसके हल किस रूप में होंगे, उसको पता करने के लिए आपको द्विघात समीकरण के विविक्तर को ज्ञात किया जाता है। ये आपकी टॉपिक है। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो होती है वह द्विघात समीकरण के विविक्तर के ऊपर निर्भर करती है। और विविक्तर होता क्या है, तो सबसे पहले हम विविक्तर के बारे में पढ़ना। अगर कोई समीकरण द्विघात अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का होता है, तो इसका जो विविक्तर होता है, यानी विविक्तर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, और इस विविक्तर d का जो मान होता है द्विघात समीकरण के b² माइनस 4ac के मान के बराबर होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम आपका होगा इसको d को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम आपको d के बारे में बतलाते हैं कि d कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया गया कि द्विघात समीकरण 5x² ऋण 10x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। अभी हम चर्चा इसकी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बतला रहे हैं कि विविक्तर हम कैसे निकालते हैं। लेकिन मूलों की प्रकृति यानी हमारा हल या मूल जो आएंगे वो किस रूप में होंगे, ये इसके विविक्तर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे हमको दे दिया गया है एक द्विघात समीकरण 5x² माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविक्तर हमसे पूछा है। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि जो द्विघात का समीकरण आपको दिया गया है उस द्विघात समीकरण की तुलना जो है मानक रूप अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी इसकी तुलना आप a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, क्योंकि विविक्तर में हमें किसकी मान पता है, हमको क्या ज्ञात करना है, b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए। और a b c आपको बताया गया है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर देंगे तो आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। अगर इस समीकरण की तुलना इसके मानक रूप से करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि a के जगह पे 5 है, b बराबर आपको ऋण 10 नजर आ रहा है, और c बराबर क्या 5 नजर आ रहा है। इसलिए विविक्तर d का अगर मान निकालते हैं आप, तो इसका सूत्र आपको बतला दिया गया है कि b² माइनस 4ac होता है। अब इसके मान को रख लेंगे आप। b का स्क्वायर, b का मतलब ऋण 10 का वर्ग और ऋण 4 गुणते, a का मान 5 और c का मान भी क्या 5 हो गया। इस तरीके से 10 दहाई में 100 हुआ, 25 चौके 100 हुआ,
आपस में कट करके क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है। इसी तरह कुछ भी समीकरण आपके सामने देगा, जैसे कह देगा कि समीकरण x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, विविक्तर ज्ञात कीजिए, विविक्तर ज्ञात कीजिए। फिर वही काम कर लेंगे। समीकरण हमारा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है की तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे। इस कंडीशन में अगर तुलना करते हैं तो हमको a बराबर 1 नज़र आता है, b बराबर -5 नज़र आता है और c बराबर हमको 6 नज़र आ रहा है। इसलिए विविक्तर d का मान अगर निकालते हैं, इसलिए विविक्तर जो d है वह b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। b का मतलब ऋण 5 का वर्ग और ऋण 4 गुणते 1 गुणते 6, 5 पचे 25 हो जाएगा और ऋण 6 चौके 24 हो गया। इसको अगर घटाते हैं तो क्या हुआ, 1, यानी इसके विविक्तर का मान 1 हो गया। ठीक है। और सारे सवाल आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन विविक्तर का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा उसको आपको उसके मानक रूप से तुलना करना होगा, और तुलना करने के बाद विविक्तर का जो फार्मूला आपको बताया गया है कि d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें आप उसके मान को रख करके उसके मान को ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी आपको गुमराह करने के लिए, आपको इधर उधर थोड़ा सा आपके दिमाग को बहकाने के लिए सवाल दूसरे तरीके से दे दिया जाता है और आप फंस जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कह देगा कि द्विघात समीकरण कह देगा कि द्विघात समीकरण 5 ऋण 6x बराबर x के वर्ग का विविक्तर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5 ऋण 6x और बराबर x का वर्ग का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारा जो दिया गया समीकरण जो होगा अगर मानक रूप में अपने नहीं होगा तब तक हम विविक्तर नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि उसको पक्षांतर वगैरह कर करके उसके मानक रूप में उसे ला लेते हैं, उसके बाद a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद विविक्तर का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है, समीकरण हमको दिया गया है 5 ऋण 6x बराबर x का वर्ग। ये अपने मानक रूप में नहीं है, भले ही यह द्विघात समीकरण है लेकिन अपने मानक रूप में नहीं है। इसको मानक रूप में लाने के लिए हमको कन्फर्म बताया है कि एक तरफ शून्य नजर आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों को उधर पक्षांतर कर लेते हैं आप, x का वर्ग हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा और ये 5 उधर जाएगा तो -5 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी x का वर्ग प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब इसकी लिख देंगे आप कि समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इस कंडीशन में अगर इसकी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस -5 इक्वल टू 0 की तुलना अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं तो a बराबर 1 नजर आएगा, b बराबर प्लस 6 नजर आ रहा है, c बराबर -5 नजर आ रहा है। इसलिए d का मान निकाल लेंगे, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आगे बढ़ेंगे, प्लस 6 का वर्ग ऋण 4 गुणते 1 गुणते -5। आगे करेंगे 6 छके 36 और 5 चौके 20, इसको जोड़ेंगे तो 56 हो गया। यही आपका ठीक है। विविक्तर सारे लोग निकाल लेंगे, किसी को कोई दिक्कत बोलिए, जिसको अगर दिक्कत हो तो बोलेगा तभी न बताया जाएगा। अभी पूछने की बात है, आपको नहीं दिख रहा पीछे चलिए, वहाँ पर जगह है, उसके पास जाइए, उठकर चलिए वहाँ पर, देवेंद्र के पास जाइए ना, जगह है वहाँ पर, चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा घुसक जाओ जी। नहीं दिख रहा है, कितने लोगों को तो दिख नहीं रहा मेरा, कितना लोग बोर्ड नहीं देख रहे हैं, हमारा पीठ और चित्तर देख रहे हैं। अरे ना दिखाई देता तो सामानवा आकर के देखें, अभी तक तुमको पूरा दिखाई दे रहा था। हाँ चलो आगे देखते हैं।
अब देखिए, अब हमारी टॉपिक चलती है जो आपकी मेन टॉपिक है आज की। हमने कहा कि हमारी आज की टॉपिक है मूलों की प्रकृति, और आपको हमने बताया कि मूलों की जो प्रकृति होती है समीकरण के विविक्तर पर, समीकरण के विविक्तर अर्थात डी पर क्या करती है, निर्भर करती है, निर्भर करती है। देखिए इधर कह रहा है कि मूलों की प्रकृति जो है समीकरण के विविक्तर डी पर निर्भर करती है, और डी का मान कैसे निकाला जाता है आपको बतला दिया गया। ठीक है, तो कोई समीकरण दिया गया होगा, अगर उसके मूलों की प्रकृति आपसे पूछेगा तो सबसे पहला काम आपका होगा कि डी का मान पता कर लेंगे। लेकिन इस चीज को मैं आपको सविस्तार बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें होता है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय, असमान, वास्तविक, अपरिमेय, असमान, काल्पनिक, ठीक है ना, परिमेय, समान, ये चीज मतलब ये क्या होती है चीजें, इनको आज आपको ओपनली बताया जाएगा। तो पहले कंडीशन देखें आप। कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन कि यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो भी पहले द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका हम निकालेंगे क्या, डी का मान। यदि पहला शर्त बनता है, यदि डी का मान, वीकेंड से यदि विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो, ध्यान से देखना है, मतलब कोई समीकरण दिया रहेगा, डी का मान निकालेंगे, उस डी का जो आया मान होगा 0 से बड़ा होगा तथा पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका आशय बताएंगे भी आपको। तो इस कंडीशन में जो हमारा समीकरण होगा उस समीकरण के मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। ध्यान देना है। कंडीशन नंबर आपको 1 बताया गया कि यदि डी का मान जो है 0 से बढ़ाया गया, अब पूर्ण वर्ग संख्या आ गया, तो इस कंडीशन में समीकरण का मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे। ई क्या होता है अभी हल करके उदाहरण में बताएंगे आपको। कंडीशन दूसरी बनती है कि यदि डी का मान 0 से बड़ा तो आया, लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तो इस कंडीशन में मूल जो होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ध्यान से देखेंगे, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, ये चीज भी रहेगा और उदाहरण भी आपको बताएंगे। फिर भी देखिए कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या ही कह रहे हैं। कंडीशन नंबर 3 बनता है कि यदि डी का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक है, तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण के मूल अकाल्पनिक या क्या अवास्तविक, या उसी को बोलते हैं काल्पनिक, मूल जो होता है काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक कहें इसको, चाहे अवास्तविक। ये अगर डी का मान आपने निकाला और उसका मान जो भी आया ऋण चिन्ह में आ गया मान उसका, तो कन्फर्म है कि उस समीकरण के जो मूल होंगे अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। और लास्ट होता है यदि डी का मान 0 के बराबर अगर आ गया, मतलब 4 कंडीशन देख रहे हैं ना, यदि डी का मान 0 के बराबर आ गया तो इस कंडीशन में मूल जो होंगे
वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। यही 4 ठो कंडीशन है आपके पास। ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। किसी भी समीकरण के मूलों, रानी आई है तो छिपी क्यों है, सामने नजर आओ। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले आपको विविक्तर का पता करना होगा और विविक्तर का मान इन्हीं 4 कंडीशन में से कोई आएगा। कंडीशन नंबर आपको 1 बताया गया कि जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने पर कोई धनात्मक संख्या आएगी, लेकिन वो धनात्मक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग का आ से बतलाते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 है तो कन्फर्म है कि 2 का वर्ग हो गया, 9 है 3 का वर्ग हो गया, 16 है 4 का वर्ग हो गया, 25 है, समझ रहे बात। तो इस पूर्ण वर्ग का आ से समझ लिए बात, समझ रहे हैं। मतलब डी का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन पूर्ण वर्ग दिखना चाहिए। दूसरा कंडीशन, डी का मान 0 से बड़ा तो होगा लेकिन वो संख्या जो आई होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि डी का मान 5 भी तो आ सकता है, डी का मान 7 भी तो आ सकता है, डी का मान 11 भी आ सकता है। मतलब ये डी का आया हुआ मान धनात्मक तो है, 0 से बड़ा तो है लेकिन वह पूर्ण वर्ग। तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे। ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन आपको बताया गया, डी का मान अगर आपने निकाला है और वह डी का आया हुआ मान ऋणात्मक है तो इस कंडीशन में उस समीकरण के मूल जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। ठीक है। चौथा कंडीशन है कि यदि डी का मान आपने निकाला है और डी का मान 0 के बराबर है तो इस कंडीशन में, हाँ, तो इस कंडीशन में आपके सामने मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। अब इसको उदाहरण पर बताया ना, हमने कहा है कि इसको विस्तार से हमें पढ़ना है। हेकर का मतलब है वास्तविक, परिमेय, असमान। तो इसका मतलब वास्तविक का मतलब समझ रहे हैं आप। वास्तविक क्या होती है, नंबर्स होती हैं जिनका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनिट तक। तो ये वास्तविक हो गया। आगे बोला गया है परिमेय, तो पी बाई क्यू के रूप में। असमान का मतलब जैसे 1 बराबर नहीं आएगी, जैसे 2 2 नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं, 5 5 नहीं आ सकता है। तो मतलब इस चीज को मैं विस्तार से समझाऊंगा। युवराज कोई दिक्कत है तो बोलिए, आ रहा है समझ में। चलिए अब इसको मिटा देना, किसको सामने उधर लिख दें। चलिए नहीं लिखेंगे रानी, घबराइए मत, इसको लिखेंगे क्योंकि अभी ये चीज बताए हैं ना, अब ये देखा पूछेंगे तो कितने लोग कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। अभिषेक आपको आया है ना, अभिषेक अभिषेक आया है नहीं आपको समझ में, तो बोलिए फिर से समझाया जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चारों कंडीशन हमने प्राप्त किया है उन चारों कंडीशनों को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखना है, और चाहे कहिए तो यहाँ पे लिख देते हैं। कंडीशन नंबर 1 था डी का मान 0 से बड़ा होगा, पूर्ण वर्ग होगा। डी का मान 0 से बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या मूल कैसे थे आपको बताया गया, वास्तविक, परिमेय और असमान। ये अभी देखिए मतलब इसमें व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, अभी पूछेंगे कितने लोगों को देखना क्या कहते हैं। डी का मान 0 से बड़ा लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग न हो। मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय, असमान, अपरिमेय, असमान। तीसरा ठीक है, डी का मान 0 से छोटा हो गया यानी ऋणात्मक संख्या हो गई। ऋणात्मक संख्या अगर आ गई तो मूल जो होंगे काल्पनिक या अवास्तविक, काल्पनिक कहें चाहे अवास्तविक कहें। और चौथा था डी का मान 0 के बराबर अगर आ गया तो इस कंडीशन में मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, समान होंगे। ये चीज आपको चारों चीज लिख दिया गया है ना। अब यही चीज आपसे पूछेंगे, बहुत से लोगों को नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला समीकरण। युवराज आया है ना समझ में।
अच्छा, समीकरण पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि समीकरण, कह दिया गया कि समीकरण 3x का स्क्वायर, या कह दिया जाएगा 9x का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर ऋण 12x और प्लस 4 बराबर 0। देखिए ध्यान से, कह देगा समीकरण 9x का स्क्वायर ऋण 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल लिया गया, ये सारा चीज आपके सामने है। हमने क्या कहा है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें उसका विविक्तर निकालना होगा। विविक्तर हमको खुद बता देगा कि वो मूल कैसे होंगे। अगर कह देगा कि मूलों की प्रकृति बताइए तथा उन्हें ज्ञात भी कीजिए, तो जब उन्हें ज्ञात करने की बात कहेगा तो उसको हमको हल करना पड़ेगा। तो दोनों काम करेंगे। पहले हम पता करेंगे कि मूल कैसे होंगे, आज कैसे होंगे तो उनको ज्ञात भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा समीकरण दिया गया था 9x का स्क्वायर ऋण 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको विविक्तर ज्ञात करना है। बोलो युवराज, बोलो a का मान क्या मिला है आपको? 9। b का मान क्या मिला है? -12। -12। c का मान क्या मिला है? 4। अब d का मान निकालेंगे, इसलिए d बराबर b का वर्ग -4ac ऋण 12 का वर्ग ऋण 4 गुणते 9 गुणते 4, 12 बरहिया में 144 और 16 नमा 144। सुनना आ गया, डी का मान सुनना हो गया। अब इसे आप बताइए, इस समीकरण के मूल किस तरीके के होंगे? वास्तविक परिमेय समान। ठीक है, इसलिए हमको मिल गया। अतः मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, समान होंगे, परिमेय होंगे। रिजल्ट निकल गया, क्योंकि उसमें दिख रहा है ना कि यदि d का मान जो है 0 के बराबर होगा तो इस कंडीशन में मूल कह देगा कि जो ये चीज होंगे तो उन्हें ज्ञात करो, तो ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। समीकरण हमारा क्या है? 9x का स्क्वायर ऋण 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। बाह्य पद का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौके 36, ऋण 6 ऋण 6 ऋण 6 ऋण 6 ऋण 12, अच्छा के 36। जिसको समझ में नहीं आएगा रोकेगा। ऋण 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ऋण 6 जोड़ेंगे तो ऋण 12 होगा। अब गुणा करेंगे तो इस बाह्य पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। एक पद आपका ये बना, एक पद ये आपका बना। इसमें से आप 3x को कॉमन कर लेंगे तो 3 3 के 9, 3x बचेगा और 3 दूना के 6। इसमें से ऋण 2 को कॉमन कर लेंगे, 3x हो जाएगा और -2 इक्वल टू क्या? 0। अब देखिए 3x ऋण 2 एक कोष्टक में और 3x ऋण 2 दूसरे कोष्टक में। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों सेम आया है ना, तो एक कोष्टक में लिख देंगे और जो उभयनिष्ठ है उस जो कॉमन किए हैं उसको एक कोष्टक में। यानी ये दोनों पद गुणनखंड जो है इक्वल दिख रहा है, तो इक्वल जब दिख रहा है तो उसके मान को आप रखेंगे 3x ऋण 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 के, तो x बराबर 2/3। दूसरा जो है 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 के, x बराबर 2/3। x के दोनों मान सेम आ गए। अब आइए देखिए, आपने लिखा है क्या? आपने लिखा है कि मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, समान होंगे, परिमेय होंगे। तो समान का मतलब देखा है, इहो 2/3 है, ये भी 2/3 है। परिमेय का मतलब p/q के रूप में है और ये संख्या भिन्न के रूप में है, तो कंफर्म है कि वह एक वास्तविक संख्या है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है, मतलब समझ में आ गया ना कि वास्तविक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, समान क्या होता है। समान का मतलब भाई x का दोनों मान बराबर आल है। अब परिमेय का मतलब ये p/q के रूप में है और वास्तविक संख्या है ये है। ठीक है, अब आगे बढ़े, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
चारों का एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद गुप्ता का टर्न है, गुप्ता बताएगा। जिसको नहीं आएगा सारे बच्चे मिल करके उसको पुरस्कार देंगे। जिससे पूछा जाएगा उसको अगर नहीं आएगा तो सारे बच्चे मिल करके उसको पुरस्कृत करेंगे। हमारा जो पुरस्कार रहेगा वो बोनस पॉइंट रहेगा, ठीक है। हम जो पुरस्कार देंगे, आगे देखिए। अगला हम सवाल लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर एक अलग से लेते हैं। जैसे कह दिया जाएगा एग्जाम्पल समीकरण 3x का स्क्वायर -2x और दिया है +4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है। 3x का स्क्वायर -2x + 4 = 0 की तुलना ax का स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से करने पर बोलो गुप्ता, ए का मान क्या नजर आ रहा है? बी का मान 2, चिन्ह के साथ बोलो -2, सी का मान 4, बहुत बढ़िया। इसलिए डी बराबर बी का वर्ग -4ac। देखना अभिषेक, कहीं गुप्ता तुमसे आगे ना निकल जाए। जब तो हर चाल है ना, समझ में ना आता। कहाँ पे डी या लिखे ना, डी बराबर 20 का हम्म। माल है। ये जापान से मंगौले हैं। अरे मधवा इस सूत्र न है डी बराबर बी का स्क्वायर -4ac। ई ना समझ में आता, ये तो सूत्र है। आगे चलो। ऋण 2 का वर्ग, देखिए ध्यान से, ऋण 2 का वर्ग हो गया और ऋण 4 गुणते ए का मान 3 और गुणते सी का मान भी 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखें, 3x का स्क्वायर ऋण 2x + 4 दिया है। इसमें आपने ए बी सी का मान निकाला, विविक्तर का मान निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको जब करेंगे तो बी का वर्ग का मतलब बी का मान ऋण 2 है तो ऋण 2 का वर्ग कर दिया गया। ऋण 4 गुणते 3 गुणते सी का मान भी 4 है तो ये हो गया 2 दूना के 4 ऋण 4 चौके 16 और 16 तिया 48 यानी ऋण 44। डी का मान क्या आ गया? 44 हो गया। अब गुप्ता ये वहां प्रश्न पे देख करके बताइए कि मूल किस तरह का होंगे। जल्दी बोल जा, बोलो। तुम बोलो आदित्य, मूल कैसे बने समीकरण के? मेरा कोई कसूर नहीं ना है। मैं क्या कहा आपसे कि पूरा चीज सामने रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि मोतिया बिन भया है। आगे देखो, d बराबर -44 है। यहाँ स्पष्ट लिखल गया है कि d का मान अगर 0 से छोटा या ऋणात्मक आ गया तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक या अवास्तविक होंगे, ठीक है। अब कह दिया कि मूल अगर वास्तविक हुए, काल्पनिक हुए तो उन्हें क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको कल बताया गया है द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग बना विधि। तीनों में से कोई लगा करके आप हल कर सकते हैं मूलों को ज्ञात करने के लिए, तीनों में से कोई विधि। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x का स्क्वायर -2x अब +4 = 0 है, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? मूल को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो कौन सा नियम लगाएं? आइए चलते हैं श्रीधराचार्य से इसको ज्ञात करते हैं। श्रीधराचार्य के माध्यम से ज्ञात करें। श्रीधराचार्य लगा लेते हैं, क्योंकि मूल को ज्ञात करने का मतलब कौनो विधि से हम लगा सकते हैं।
तो श्रीधराचार्य का नियम आपको बताया गया है कि x का वैल्यू यानी इसमें चर x है, इसी का मान हमें निकालना होता है। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब ये श्रीधराचार्य का नियम है। तो इसका मतलब x का मान निकालते हैं तो x बराबर ऋण b का मतलब आइए देखिए यहाँ पर ऋण b का मान ऋण 2 है, ठीक है ना। तो कन्फर्म है कि ये सूत्र का ऋण है, इसलिए ऋण लिख करके ऋण 2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस होगा रूट के अंदर, ये क्या है d है ना। अरे मेरे भाई जैसे b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्थान पर हम d लिख सकते हैं ना, तो है ना d का मान निकाल रखे हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा माइनस क्या हुआ 44 और बटा में क्या हो जाएगा 2 गुणते 3 है ना। तो इस तरीके से x बराबर 2 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा रूट के अंदर माइनस 44 और बटा में 6, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका कोई मान नहीं निकलेगा, ठीक है ना। मान का कहने का मतलब कोई फिक्स संख्या हमको प्राप्त नहीं है, इसीलिए इस चीज को कहा जाता है क्या, काल्पनिक और अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब हमको फिक्स कोई संख्या नहीं मिल रही है। जैसे आगे हमने प्राप्त किया था तो हमको x का कोई ना कोई फिक्स मान प्राप्त हो रहा था, लेकिन ये चीज क्या होगा, क्योंकि ये करड़ी के अंदर जो भी संख्या चीज देख रहे हैं कन्फर्म है कि वो ऋण है, ठीक है ना, और उसका वर्गमूल भी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको केवल हम 2 तरीके से केवल लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको दिमाग में रखना है, इस कंडीशन में हमारा जो मूल होता है वो अवास्तविक होता है। तो अवास्तविक वाली भी बात समझ में आ गई या काल्पनिक वाली भी बात समझ में आई। अभी 2 चीज बचा है, 2 चीज को देखें। आदित्य देखिए, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है पढ़ने में, वो खुद अपने आप को कमजोर क्या करता है, बना लेता है। क्योंकि जो चीज आपके अंदर कमी है वो जानते हुए भी उसको दूर करने की आप कोशिश नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि ये चीज हमको नहीं आता है तो पढ़ेंगे नहीं। अब अभिषेक को अपने पहनावे ओढ़ावे खाने पीने के अलावा उनके और कोनो न चिंता है। देखा इस तरह से बाहर हिला घर यहाँ समझावत नहीं तो बाहर हिलावत नहीं। चल बताना, मारना पड़ेगा उसको, तो अगर नहीं आएगा तो इस बार उसको ढकेल देना हो, चौकी अपने नीचवा गिर जाएगा। आगे चलो, एग्जाम्पल दिया गया, कहा गया समीकरण x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसे बोलिए झट से, a का मान क्या मिलेगा आपको, b का मान क्या मिलेगा उसे, c का मान क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इसलिए d का मान निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, 8 का वर्ग हो गया ऋण 4 गुणते 1 गुणते 7, ठीक है। आगे चलते हैं, 8 64 हो जाएगा और 7 चौक 28, घटा लेंगे, यहाँ पर हो गया 14, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हुआ 4, अरे 5 हुआ, 5 में से 3 घट गया, अरे 2 घट गया 3। डी का मान आ गया। देखिए अब डी का मान हमारा 36 आया, जबकि यह 36 जो है 6 का वर्ग है ना। तो मूल कैसे होंगे अब ये पता करना है। चलो युवराज तुम बोलो, हिनौता वाला युवराज बोले। वास्तविक परमेय आसमान। तुम हिनौता का हुआ, मूल कैसे होंगे। तो देखिए हमने बताया है कि डी का मान आप निकालेंगे, वो धनात्मक संख्या होगी, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग होगा तो देखिए पहला वाला चीज देख रहे हैं ना, पहला नियम देख रहे हैं ना, मूल जो होगा पूर्ण वर्ग है, अरे डी का मान पूर्ण वर्ग संख्या आई है तो मूल वास्तविक परमेय और असमान। तो मूल कैसे हो गए, मूल हो गए वास्तविक परिमेय और असमान। अब आगे इसको याद करें, बतियाला बोलम ना। x का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। हमने यहाँ प्राप्त कर लिया है कि इस द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। लेकिन होगा क्या, उसको ज्ञात करना। अब लगाएंगे, आइए इस चीज को हम लगाते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। मतलब कोई नियम लगाएंगे हम मूल ज्ञात करने, क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसको हल करने की 3 विधियां बताई गई हैं आपको ना। चाहे आप उसको गुणनखंड के मेथड से लगा लें या श्रीधराचार्य के नियम से लगा लें या तो पूर्ण वर्ग बनाकर लगा लें। बात क्या है आपकी, सेम है। तो इसको देखो, इस समीकरण को अब हम हल करने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। तो देखिए इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने जा रहे हैं। हल करते हैं मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब क्या है देखिए, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 है इक्वल टू 0 है। कल क्या हमने बताया था पूर्ण वर्ग के लिए कि c वाले पद को उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये कन्फर्म है कि x का वर्ग प्लस 8x बराबर -7 हो गया। इसको क्या लिखते हैं, इसको तोड़कर लिखते हैं। तो कन्फर्म है कि यह x का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 गुणते x गुणते 4 हो गया। 8 लाने के लिए 4 लिखना होगा ना, और यही आपका b का मान हो गया। तो कन्फर्म है कि इसमें 4 के वर्ग को जोड़ लेंगे। जब इधर 4 के वर्ग को जोड़े तो उधर भी 4 के वर्ग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी ख्याल कर लेना है इसी में आपका b वाला पद छिपा है और वो क्या है उसको पता करना आपका काम। ठीक है, हमने क्या लिखा, क्योंकि ये प्लस दिख रहा है तो इस चीज को हम जब भी लिखेंगे तो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b के वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो ये 2 तो लिखबे करेंगे। अब पहला हमको वर्ग पद जब x दिख रहा है तो a का मान x हो गया, तो b क्या होगा, तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, b भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारी चीजें हैं कन्फर्म है ना कि x प्लस 4 का वर्ग मिला बराबर, इधर क्या हुआ ऋण 7 और प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है ना। तो आगे जब चलते हैं तो x प्लस 4 का वर्ग बराबर 9 7 16 हो गया। तो कन्फर्म है कि x प्लस 4 बराबर प्लस माइनस √9 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा x प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 3। सबको बात समझ में आ रही है ना। अगर कल जो सिस्टम बताया गया था वो भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आज फिर एक समीकरण लेंगे, फिर उस समीकरण को तीनों विधि से हल करेंगे। लेकिन कल अगर जो पूछेगा उसको पीटेंगे। जो चीज आपको नहीं आता है तुरंत हमें रोकिए, कहीं कि नहीं फिर से बताइए, फिर से बताएंगे। इसमें 2 चीज हो गया। अब क्या है, पहले चीज लिखेंगे कि धन लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो ये मतलब कहने का मतलब कि x प्लस 4 बराबर प्लस 3 हो जाएगा। धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो गया, धन 3 और ऋण 4। इसका मतलब x बराबर -1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हल करते हैं फिर क्या करते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, यानी x प्लस 4 बराबर ऋण 3। ठीक है ना, ऋण 3 हो गया। तो x बराबर ऋण 3 और ऋण 4, यानी x का मान -7। तो क्या लिखा गया है, मूल वास्तविक हैं, परिमेय हैं, लेकिन असमान हैं। क्यों, क्योंकि इनका दोनों मूल जो है बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस चीज को गुणनखंड विधि से भी लगा कर देखें। हाँ देखिए, जैसे पूर्ण वर्ग कर लगाकर भी लगाए तो मूल वही आए हैं। अगर आपकी इच्छा अगर ये होगी तो इसको गुणनखंड विधि से भी लगाएंगे तो वही बात आएगी। क्योंकि जो भी आपको फार्मूला बनाने वाले ने या देने वाले ने दिया है वो कभी गलत सिद्ध नहीं हो सकता है, उसको लगाने की जरूरत है। ये हमारा समीकरण दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, वाही पद का जब हमने गुणा किया तो 7x का वर्ग मिला, x का वर्ग प्लस x प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। समझने बाद एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, x का मान किया गया x प्लस 1 प्लस 7 का मान किया गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x प्लस 7 इक्वल टू क्या, 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 1 और x प्लस 7 बराबर 0 का मतलब x बराबर -7। फिर वही बात आए, कौनों विधि से लगाएंगे वही बात आएगी। आगे चलते हैं। अब एक ही केवल हमको बच गया है ना, क्या बच गया है,
मूल वास्तविक हों, अपरिमेय हों और असमान हों। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा, एग्जांपल अगर दे दिया गया कि द्विघात समीकरण कह देगा x का स्क्वायर -2x - 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण है x का स्क्वायर -2x - 5। आगे चलते हैं, तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0 से a का मान 1, b का मान -2, c का मान -5। b का मान निकालेंगे, b का वर्ग -4ac -2 का वर्ग ऋण 4 गुणते 1 गुणते -5 4 धन 20 24 हो गया। d का मान धनात्मक तो संख्या आई, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः मूल कैसे हुए? अतः मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको ये भी बता दिया जा रहा है, मूल अगर समीकरण का वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, तो उस चीज को जब भी लगाना पड़ेगा तो श्रीधराचार्य यूज करना होगा, क्योंकि श्रीधराचार्य ही ऐसा रूल्स है जो दोनों को प्राप्त कर सकता है, परिमेय को भी अपरिमेय को भी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड होइबे नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको ख्याल करना है, जिसके मूल अपरिमेय ज्यों बोलेगा, आपको समझ लेना है कि उसको अगर पूछेगा कि अगर ऐसे कह दिया कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और उन्हें ज्ञात करें, तो अगर उन्हें प्रकृति ज्ञात करने के बाद अगर पूछेगा कि उन्हें ज्ञात करें, तब तो आपको उसको हल करना पड़ेगा। तो अब आते हैं, समीकरण हमारा है x का स्क्वायर -2x - 5 = 0। a बराबर आपको 1 नजर आ रहा है, b बराबर -2 और c बराबर -5 नजर आ रहा है। मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे। x बराबर श्रीधराचार्य लगा देते हैं, श्रीधराचार्य x बराबर -b + √b का वर्ग -4ac/2a। x बराबर ऋण 2 हो गया, प्लस माइनस करनी के अंदर विविक्तर का मान यहाँ पर आया हुआ है, सीधा डायरेक्ट रख देंगे। अच्छा, हाई कमवा करके रखवा तब उतने आई, तो ला हमने रख दिया इसका मान 24। अब बटा में 2 गुणते 1 हो गया, तो x बराबर 2 + -24 6 चौके 24। ठीक है ना? 3 तिली के नहीं 2 दूना के 4 3 12, अरे 24 है ना, तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8 तिली के 24 ना होगा, तो 4 2 दूना के 4 4 6 के 24, 2 कड़ी के अंदर 6 ये ना होगा, 2 कड़ी के अंदर 6 और बटा में क्या हुआ 2 को कॉमन कर लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन किया गया, 1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या 6 और बटा में क्या हुआ 2, कैंसिल, x का 2 ठो मान आया, 1 ठो आया 1 प्लस √6 और 1 ठो आया 1 माइनस √6। बात समझ में आई सारे लोगों को? अपरिमेय का मतलब समझ में बात आया? क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वही होती हैं जो रूट में दिखती हैं। इसमें एक भले ही परिमेय है, लेकिन करड़ी के अंदर 6 जो है अपरिमेय है, तो कन्फर्म है कि एक अपरिमेय और परिमेय का जो योग होता है हमेशा अपरिमेय ही होता है। बात समझ में आ गया? तो ये टॉपिक सारे लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से आगे घुसने की बात नहीं है, आ गया है ना समझ में? किसी के दिमाग में, इधर देखिए गुंजा, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखे, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, दिक्कत नहीं ना है? कल ही सामना करना है इस लेसन का, दूर की बात नहीं है, कल करना है। किसी की अगर कोई समस्या हो तो बोलिए, नहीं है चलिए धन्यवाद, आगे चलते हैं अगले इस पे।